हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9 का गोधोली हिंदी पुस्तक देख रहे हैं, जिसमें आज धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पे जाएं और वहां से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अवश्य देखें, और वहां से जो भी आपको नोट्स करने के लिए बोला जाए आप वहां से उस नोट्स को अवश्य नोट्स करें अपने नोटबुक में, ताकि आपको एक अच्छा नोट प्रिपेयर हो सके, आप एक अच्छा नोट बना सकें और उसको फिर से रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राम गीत का मम्र, जिनके जो लेखक हैं, जो राइटर है उनका जो नाम है वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के। सबसे पहले उनके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी पॉइंट्स आप लोगों को कहा जाए उसको अच्छे से आप लोग नोट्स करेंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ से चलिए इस किताब के माध्यम से देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जो जन्म होता है वो 18 जनवरी 1907 ईस्वी में बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। आप ध्यान रखेंगे और साथ में नोट भी कर लेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जनवरी 1907 ईस्वी में हुआ था और बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती जो इन्होंने शिक्षा का ग्रहण किया, इन्होंने गांव और शहर यानी ये दोनों जगह पे किए थे। गांव में भी किए थे और शहर में भी किए थे। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य से एमए किया था। यानी एमए उन्होंने किस चीज में किया था, तो उन्होंने जो हिंदी भाषा में किया था, हिंदी भाषा और साहित्य में, और ये भी जो किए थे वह हिंदू विश्वविद्यालय काशी से किए थे। वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1942 के आंदोलन में वे जेल गए और निर्मम यातनाएं सही। तो ये इनके कुछ जीवनी को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि इनका जो जीवन चक्र कैसे शुरुआत हुआ, किस तरीके से आगे इन्होंने आगे बढ़ेंगे। तो यही में कहा गया है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जो साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही आरंभ हो गया था। छात्रावास का मतलब प्यारे बच्चों ये होते हैं जहाँ पे बच्चे वहाँ पे अपने घर को छोड़कर वहीं पे रहते हैं और वहीं पे वे पढ़ते और लिखते हैं। तो यही चीज कहा गया है कि इनका जो कथाकार साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्रावास से ही यानी हॉस्टल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वहीं से आरंभ हो गया था। भातृप्रेम नामक उनका एक उपन्यास 1926 में तथा उनके दो कहानी संकलन गुलाब की कलियां और रस रंग क्रमशः 1928 और 1929 में प्रकाशित हो चुके थे। आपको ये वाले पॉइंट्स को नोट करने हैं कि भातृप्रेम नामक जो उपन्यास है 1926 में इन्होंने प्रकाशित किया और इनकी दो कहानी संकलन है। एक कहानी का नाम है गुलाब की कलियां और दूसरा का नाम है रस रंग। गुलाब की कलियां 1928 में और रस रंग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो चुके थे। परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई खास स्थान नहीं बन पाया। साहित्यिक क्षेत्र में उनकी विशेष प्रसिद्धि एक सूदी समीक्षक के रूप में है। मनोविज्ञान देख सकते हैं काव्य में, यहाँ से काव्य में अभिव्यंजनावाद तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आप ध्यान रखेंगे ये दोनों को आप लोग नोट करेंगे। ये दोनों चीज जो पॉइंट्स हैं आपको नोट करने हैं, जिनमें उन्होंने मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र का समन्वय कर अपनी एक अलग आलोचना पद्धति विकसित की। सुधांशु जी की समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के संस्मरण लेखक भी थे। उन्होंने अवंतिका जैसे मशहूर पत्रिका का संपादन किया। आप ये वाले पॉइंट्स नोट करने हैं। अवंतिका जैसे मशहूर पत्रिका का संपादन किसने किया, तो ये जो किए हैं उनका नाम है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। विशिष्ट साहित्यकारों तथा राजनेताओं से संबंध उनके संस्मरणों का विग्रह व्यक्तियों की झांकियां 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। ये भी पॉइंट्स आपको नोट करना है। वियोग उनका प्रसिद्ध काव्य है और साथ में व्यक्तित्व की झांकियां 1971 में भी इनको याद रखने। ये 1971 में प्रकाशित हुई और ये जो है वह राजनेताओं से संबंध है, ध्यान रखेंगे। गद्य काव्य है जिसकी रचना उन्होंने अपनी पहली पत्नी के आकस्मिक निधन पर की है। यह जो वियोग है ये अपने पत्नी पर इन्होंने किया है। इनकी दोस्त पहली जो पत्नी थी उनकी आकस्मिक यानी अचानक निधन हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उस पर इन्होंने वियोग नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य लिखा है।
साहित्यिक रचना के अतिरिक्त इनके प्रांतीय एवं अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं से संबंध रखकर उन्होंने हिंदी की यथेष्ट सेवा की। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं में उनकी गणना होती है और उनके संचालक मंडल के आजीवन सदस्य रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में भी सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे। वे बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य थे। ये वाले पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने, अगर शायद आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको अच्छे से डिटेल से आप बता सकें। आगे बढ़ेंगे तो कहा कि उन्होंने कई शिक्षण और कला संस्थानों की भी स्थापना की है। वे एक साथ साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज को बताया गया है कि वे एक साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। एक इनके बारे में बताया जा रहा है, ये जो बताया जा रहा है ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उनके महत्व का निरूपण किया है। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है। किस चीज को उन्होंने कहा है? उनके उद्भव और उसके प्रकृति को लेकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रतिपादित किया है। और उनके जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं, ये इन्होंने बताने की कोशिश किया है। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि यह जो है ग्राम गीत का मर्म, यह एक निबंध है। यह क्या है? एक निबंध है। आपको ध्यान रखने, पूछ लिया जाएगा सीधे सीधे कि ग्राम गीत का मर्म क्या है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ग्राम निबंध है, नाटक है, कहानी है, या नाटक या कुछ और भी दे दिया जाएगा ऑप्शंस में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यह क्या है? एक निबंध है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या दिया गया है, आइए हम लोग विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ चैप्टर का नाम ग्राम गीत का मर्म दिया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं। किसी देश के काव्य का उद्भव साधारणतः वहां के दंत कथाओं या ग्राम गीतों से होता है। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। उनके उत्तरोत्तर कलात्मक विकास में मानव जीवन के महत्व की सन्हति तथा उनकी विविधता का आलोचना रहता है। सामाजिक जीवन और काव्य दोनों को मिलाकर देखने से यह पता चलता है कि समाज की धारणाओं के मध्य में जीवन का प्रवाह किस दिशा में कितनी दूर तक जा सकता है। परिस्थिति की अप्रवस्थता के कारण जीवन किस सीमा तक पंगु बना है और कहां तक उसने परिस्थिति तथा समाज की रूढ़ियों पर विजय पाई है। तो यहां से हम लोग समझना चाहें तो कहता है कि कोई भी देश का जो काव्य का उद्भव इस चीज पे बताता है कि वहाँ का जो दंत कथा कहने का मतलब बोलचाल की जो भाषा है, कथा मतलब किसी को लेकर लिखा गया या बोला गया, और वहाँ की क्या गीत है, इन सभी चीजों को लेकर और वहाँ की जो विविधता है इसकी आलोचना करते हुए जो हम लोग लिखते और समझते हैं और यह कितने दूरों तक जा सकता है इस समाज की धारणा, तो ये सभी चीजों को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में बताया गया कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिनमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणाओं के ऊपर नहीं उठा सका है। तो ये वाले आपको पॉइंट्स को नोट कर लेने, क्योंकि यह सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन के रूप में, तो आप इसका सही से जवाब दे सकेंगे। तो चलिए आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स में देखेंगे। तो यही में कहा गया कि प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर विरोध दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भाव की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना परवर्ती कला गीतों में नहीं। ये चीज हमने ऊपर भी आपको बताया था और यहाँ भी बताए हैं। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को नोट कर लेने हैं ताकि जैसे ही आपको पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से बता सको। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि जीवन का आरंभ जैसे शैशव से है वैसे ही कला गीत का प्रेम ग्राम गीत से है। ये वाले पॉइंट्स को नोट करने हैं क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि कला गीत का जो है वह कहाँ से इसका है। यहाँ से देखिए कहा है कि ग्राम गीत संभक्त वह जातीय आशु कवित्व है जो कर्म या कीड़ा के ताल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। मनोरंजन के विविध रूप और विधियां हैं। स्त्री प्राकृत के गृहस्थ क्रम विधान की जो संभाविक प्रेरणा है उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है।
चक्की पीसते हैं, धान कूटते समय, चरखा काटते समय अपने शरीर श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। यानी इन्होंने बताया है कि यहाँ जो गीत गाने की हमारे देश में परंपरा है वह किस तरीके से है, कैसे कैसे लोग गाते हैं, अपने मन को हल्का करने के लिए गाते हैं, अपने मन को लगाने के लिए गाते हैं, अपने मनोरंजन करने के लिए ऐसा ये करते हैं। उस समय उनका अभिप्राय साधारणतः यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आती रहती है उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव की उमंग में गाए गए हैं। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसर पर भी जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। यानी इन्होंने बताया कि लोग ऐसे ही गीत नहीं गाते हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे गीत की ग्राम गीत को लेकर बताया गया है कि किस तरीके से लोगों के मन में उल्लास की, उनके अंदर किस तरीके से उमंग होती है। तो ये सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया। गीत सिर्फ गीत मतलब गाया नहीं जाता, गीत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रास होता है, और यही चीज यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो कहा है कि उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। उनके जो गीतों का मुख्य विषय किस चीज को लेकर है तो वह पारिवारिक है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास बहू के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें की ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। यानी जो आप लोग गीत सुनोगे उस चीज में आपको जो मिलेगा वह ज्यादातर प्रेम विवाह को लेकर मिलेगा, पतोहू को लेकर मिलेगा, भाई बहन को लेकर, भाई बहन और उसके माँ को लेकर जो स्नेह भरी बातें, ये सभी को ज्यादातर इनमें पाई जाती है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया है। हल जोतने, नाव खेने, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए हैं, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति अस्त्रहीन ही रही। पुरुष तत्व का आक्रमण उन देख सकते हैं, पुरुष तत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहां कोमल भाव की ही अभिव्यक्ति की, वहां पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध घोषणा की। यानी यहाँ पे यह बताया गया कि जो गीत गाया गया ग्राम गीत में वह ज्यादातर स्त्रियां को ही महत्व दिया गया, न कि पुरुषों को दिया गया। लेकिन हाँ, वही अगर युद्ध की घोषणा की बात करें, वही अपने युद्ध की रणनीति की बात करें तो उसमें अपने संस्कार वश प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो पुरुष हैं वह स्त्रियों की जो कोमल भाव है उसको यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं। एक तो प्रेम और युद्ध, देख सकते हैं प्रेम और युद्ध का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वज्ञता ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी व्यक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी उनको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए हैं। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। देख सकते हैं कला गीत के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, एक तो मुक्तक आएंगे और एक प्रबंध काव्य, दोनों का समावेश किया गया कला गीत के अंतर्गत। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इनके संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक और वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य से ही काल्पनिक तथा सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान भावनाओं ने समिष्ट का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारे व्यक्तित्व सत्ता समिष्ट में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उससे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हुई है। ग्राम गीतों को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियां बनाकर चले। कला गीत का क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे कि जो कला गीत है वह किस चीज को बनाकर आगे बढ़े, तो अपने रूढ़ियों को लेकर बढ़े आगे। कला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ और उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़ि प्रियता न रहती तो उसके समरूप का निर्वाह भी संभव न होता।
ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में भी संभव न होता। यानी यहाँ पे यह चीज को बताया गया कि ग्राम गीत और कला गीत दोनों में बहुत अंतर है। ग्राम गीत की रचना जिस प्रकृति और संकल्प का विधान होता है, ठीक उसी प्रकार अगर कला गीत की उपेक्षा की बात करें तो इसमें समुचित नहीं माना गया है। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों से मुक्ति न पा सका, और यह उस समय तक संभव भी नहीं जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेंगी। ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति अस्त्रैन थी वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। यानी यहाँ पे यह बताया गया कि ग्राम गीत से कला गीत में एक चीज तो परिवर्तन देखने को यह मिला कि सबसे पहले प्रकृति अस्त्रैन थी किसकी, तो ग्राम गीत की, ठीक है ना। लेकिन बाद में वही कला गीत में कुछ आकर पौरुषपूर्ण हो गई। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। देख सकते हैं आप लोग इनमें क्या स्वाभाविक भेद हो सकता है कि ग्राम गीत तथा कला गीत की जो अंतर प्रकृति है वह इसमें दोनों में स्त्री और पुरुष के रचयिता से सूक्ष्म है और स्वाभाविक भेद हो सकता है। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। कहा गया कि ग्राम गीत में जो स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आशंका थी ना, वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा रानी राजकुमार, देख सकते हैं राजा रानी राजकुमार या राजकुमारी का ऐसा ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उसके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। तो अब ध्यान रखेंगे ये सभी राजा रानी और राजकुमार और राजकुमारी के अंदर यह चीज स्वाभिमानी गुण पाए जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव उत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पड़ा था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसो उत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चला जाता था, किंतु साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक के विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है। एक दुखी भिखारिनी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर सकती है। यही चीज बताया गया है कि एक जो भिखारिनी है यानी भीख मांगने वाली है, उसकी हृदय भी उच्चता में नारी को मात दे सकती है। इसकी कल्पना तक उस समय हमें न थी। उच्च वर्ग के लोगों के प्रति समाज में विशिष्टता की धारणा ज्यों-ज्यों कम होने लगी, त्यों-त्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय के आदर का भाव जमने लगा और इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों का समान स्थान प्राप्त होने लगा। हृदय की उच्चता, विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि कर्म है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कवि कर्म क्या है, तो आप बता सकते हो कि कवि का कर्म वह चाहे राजा हो या भिखारी हो, उसका वर्णन अच्छे तरीके से करना ही उसका कर्म है। ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनमें जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्वमान्य हैं। इसका कारण हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्त पर डाला है। यानी यहाँ से यह बताया गया है कि पीछे का जो समय रहा है, अभी से पहले किस तरीके से हमारा संस्कार भी रहा है। तो ये सभी चीज को यहाँ से आपको अच्छे से देखना है। आगे बढ़ेंगे तो यही में कहा है कि एक दरिद्र गृहिणी भी जिसके घर में भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न है, सोने के सूप में फटक कर उसे साफ करती है। कौन साफ करती है? सोने के सूप में फटक कर साफ करती है। कौन? एक दरिद्र यानी जो भिखारिन है।
हमारी दरिद्रता के बीच भी संपत्ति शालीनता का यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया है। ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे किसे मेरुदंड समझा जा सकता है, तो कला गीत में चाहे कला गीत को ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बढ़ने पर बताया गया है कि बच्चे, देख सकते हैं आप लोग बच्चे यहाँ पे, कि बच्चे अब भी राजा रानी राक्षस भूत जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। नानी की कहानियां ऐसी ही हुआ करती है। साधारण तथा प्रत्यक्ष जीवन में जो घटनाएं होती रहती है उनके अतिरिक्त जो जीवन से दूर तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है उनके संबंध में कुछ जानने की लालसा तथा उत्कंठा अधिक बनी रहती है। बच्चों की भांति उन मनुष्यों को भी जिनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता, वैसे कहानियां ज्यादा रुचिकर मालूम होती है। यानी यहाँ पे बताया गया कि आज भी बच्चे जो हैं वे राजा रानी राक्षस आदि की कहानियां सुनने से ज्यादा उत्कंठित रहते हैं। वे नानी की कहानियां ऐसा ही हुआ करती थी, लेकिन धीमे धीमे जैसे ही आगे बढ़ते चला जा रहा है तो इस चीज के अंतर्गत ये जो चीजें वह बच्चे के अंदर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। बच्चे वह आगे की, देखिए क्या कहता है कि बच्चे की जो आगे की मानसिकता है उसका विकास नहीं हो रहा है और ये लोग इस चीज को लेकर नहीं आगे भाग रहे हैं। ग्राम गीतों की रचना में ऐसी प्रवृत्ति प्राय सर्वत्र पाई जाती थी। सर्वत्र कहने का मतलब यह जो रचना देखने को मिला यह सभी जगह पाई जाती थी। मानव जीवन की पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसा विचित्र है कि जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। जिस वैचित्रवाद को हमने और अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत किया, वही पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम पर फल फूल कर अपने सौरभ से पूर्व को भी आकर्षित करने लगा। प्रेम दशा जितनी व्यापकता विधायनी होती है, देख सकते हैं आप लोग, जितनी विधायनी होती है जीवन में उतनी कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, गुप्सा आदि में नहीं। देख रहे हो आप लोग कि यह जो प्रेम और विरह प्रकृति के साथ जीवन में जो समरूपता देखी जाती है वह क्रोध में कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज यहाँ पे बताया गया। बिराह कुल पशु पक्षी पुरुष पशु पक्षी लता द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछ सकता है, किंतु क्रुद्ध मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता है। यही कारण है कि प्रेम का या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट, देख रहे हो आप लोग, समाविष्ट कर लिया गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापिनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह सकती। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं। वृक्ष लता पशु पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का यह साचर्य अब सभ्य जीवन में बहुत दूर हट गया है, लेकिन गमले के पौधे और पिंजड़े की पक्षियों का साथ शायद नहीं छूट सकेगा। अपने सुख दुख के भाव को उन पर आरोपित कर हम उन्हें स्पंदित करते ही रहते हैं। काव्य में भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में मानो हम बिहल से बने रह जाते हैं। प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में ही है। आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ग्राम गीतों में ऐसा वर्णन बहुत है जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से उसका पता पूछती है। आदि कवि वाल्मीकि ने बीरा बिहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। देख रहे हो ना आप लोग, यह आदि कवि वाल्मीकि ने बीरा बिहल राम के बारे में यहाँ पे लिखा है और यह जो राम है अपने सीता के लिए सीता की खोज में न जाने किस किस से अपने पता को पूछा है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान तथा उसके पास राम का प्रणय संदेश पहुंचाने के लिए जो हनुमान को दूत बनाकर तैयार किया वह काव्य में इस परिपाटी का मार्गदर्शक ही हो गया। उसके उपरांत मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, भ्रमरदूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम सांभर के लिए आ धमके। अब तो वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो आदि यंत्र दूत बने ही
पोस्टमैन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर में वे मौन रहे हैं। बिरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। तो ये चीज आपने यहाँ से देखा कि किस तरीके से ग्राम गीत को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। तो उम्मीद है आज का सीरीज आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ से इसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको यहाँ से कराया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ग्राम गीत का मम्न निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। तो आप इसको अपने अच्छे तरीके से इसको सार के रूप में आपको बताना है। सार कहने का मतलब आप पूरा निचोड़ को यहाँ पे आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसको हम कराएंगे, तो आप चैनल पे बने रहें इस तरह के प्रश्नों और इस तरह के लेक्चर को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले वीडियो के साथ अगले समय में।